हेलो बच्चों। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में हैं कि हमारा नीट का पेपर आ गया है। हम लोग कैसे तैयारी करें या फिर हम अपने बायो का रिवीजन किस तरह से करें या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हमारे 360 में 360 बन जाए। क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट या फिर एज अ फर्स्ट अपियरिंग स्टूडेंट इन नीट जो अभी 12th में है, हम लोग 300 तक तो बहुत आराम से पहुंच जाते हैं, बट 360 में 360 लाना एक बहुत ही खतरनाक टास्क हो जाता है हमारे लिए। और नीट का एग्जाम आने वाला है, हमें बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है। तो हम कैसे बहुत ही कम टाइम में अपनी बायोलॉजी का रिवीजन करें। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर प्रज्ञा सिंह एंड लास्ट ईयर 2025 के नीट में मैंने 5 रैंक्स दी थी अंडर 500। एंड हेयर आई एम अगेन विद सम स्टूडेंट्स जो इस साल हमारे रैंक देने वाले हैं। सो आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद यू गाइज ऑल्सो। एंड अदरवाइज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे फॉलो द सेम पैटर्न। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रैटेजीज में क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली होती है कि जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करने बैठते हैं अपने एग्जाम की, नीट की खासकर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनसे यूजुअली कम फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। सवाल सारे सब्जेक्ट से आते हैं, सारे टॉपिक से आते हैं, बट कोई टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एक दो बार रिपीट होते हैं या फिर हो सकता है 3 से 4 साल में एक बार पूछ लिए जाएं। तो इस हिसाब से हम अपने टॉपिक्स को मोर वेटेज टॉपिक और लेस वेटेज टॉपिक में डिवाइड करते हैं। जो हमारे मोर वेटेज के टॉपिक्स होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो हम उन टॉपिक्स को कई बार रिपीट करते हैं, उनका रिविजन हम कई बार करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन मोर वेटेज टॉपिक से आना है या लेस वेटेज टॉपिक से, तो वी आर मोर कन्फर्म कि हाँ मोर वेटेज से तो आएगा ही आएगा, लेस वेटेज वाला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फोकस कि ये वाला ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है, इसको मुझे जल्दी ख़त्म करना है या फिर मुझे कई बार कई मल्टीपल टाइम्स में रिविजन करना है। इसके अलावा हम अपनी करते हैं टेस्ट की एनालिसिस। यूजुअली हम जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं या हम सब ने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ हुई है जो ले रखी है, तो उस टेस्ट सीरीज़ में जब हम टेस्ट देते हैं तो उसकी एनालिसिस करते हैं। मान लो मेरा 90 क्वेश्चंस था बायो में, उसमें से मेरा 5 क्वेश्चन गलत हुआ या 10 क्वेश्चन गलत हुआ, तो मुझे ये नहीं देखना है कि हाँ मेरा 10 क्वेश्चन गलत हो गया बाकी सारा सही है या फिर मेरा 10 क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। वहाँ पर मैटर ये करता है कि जो वो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो किस किस टॉपिक से गलत हुए हैं। तो टेस्ट की एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है वो पर्टिकुलर किस टॉपिक से गलत हो रहा है। क्योंकि अगर मुझे टॉपिक पता होगा तो मैं उस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम बनाते हैं एक एरर बुक। एरर बुक हमारी बनती है पी, सी और बी की। जब हम पीसीबी की एरर बुक बनाते हैं तो जो भी हमारे पर्टिकुलर टेस्ट में गलत हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको हम उसमें लिखते हैं, और इन फ्यूचर जब हम उसी सब्जेक्ट से या फिर उसी चैप्टर से दूसरी बार टेस्ट देने जाएंगे तो उसके पहले हम अपनी एरर बुक से वो पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करके जाएंगे, ताकि मेरी जो पहले वाले टेस्ट में गलतियां हुई थी वो दूसरे टेस्ट में ना हो। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, हमें एनसीईआरटी को कई बार पढ़ना होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें टीचर्स के नोट्स नहीं पढ़ने हैं या तुम्हें अपना स्टडी फॉलो नहीं करना है जो मटेरियल तुम आज तक फॉलो कर रहे हो, पर ये ज़रूरी होता है कि स्टडी मटेरियल को फॉलो करने के साथ साथ हमें एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हैं, हो सकता है आपके टीचर ने उन चीज़ों को बहुत सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करके नोट्स में लिखवाया हो, तो आपको नोट्स भी पढ़ने होते हैं और एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है, लेकिन तब तक जब तक वो पॉइंट सारे के सारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड हो। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें एनसीईआरटी में दिए हुए पीछे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है। जो एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि 2025 के नीट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मेटरनल ट्विन फेटर्नल ट्विंस को लेकर के, वो क्वेश्चन भी हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में मेंशन था। मेन थ्योरी में नहीं था बट क्वेश्चन वाले पार्ट में मेंशन था। तो जब हम एनसीईआरटी करते हैं तो हमें एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेन टेक्स्ट पढ़ना है या सिर्फ डायग्राम्स को ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी को शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन होता है किसी ना किसी साइंटिस्ट का, जैसे कि अपना रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पोर्शन से आया था। इसके बाद में जब हम एनसीईआरटी का मेन पार्ट खत्म करते हैं, रीडिंग पार्ट, तो हमारा एक समरी रीजन होता है, तो समरी रीजन को भी हमें फिनिश करना होता है। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, वो क्वेश्चन आंसर्स भी हमें पूरी तरह से पढ़ने होते हैं। अगर उसमें से कई क्वेश्चन हमें मिलेंगे जो मेन टेक्स्ट में एनसीईआरटी उनका जिक्र नहीं करती है, बट मेन टेस्ट में जिक्र नहीं करती लेकिन क्वेश्चन पोर्शन में करती है ना, तो क्वेश्चन पोर्शन से ही मुझे वो चीज़ें उठा करके पढ़नी होगी। ओके, तो सिर्फ एनसीईआरटी का मेन टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, उसके क्वेश्चन सेशन को भी करना है, उसके समरी सेशंस को भी करना है, इसके अलावा उसके इंट्रोडक्शन सेशन को भी करना है।
ये तीनों चीज़ें मुझे ध्यान रखनी होती हैं। इसके अलावा हमें ना कभी भी किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करनी है, अगर हम किसी युद्ध की या किसी भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए। तो मार्क्स को स्कोर करने का भी एक प्लान होता है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे को हर क्वेश्चन से 4 नंबर मिलेगा। चाहे मैं फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, चाहे मैं बायो का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, चाहे मैं मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, मुझे कितने भी क्वेश्चन जो भी मैं करूँगी, उसमें मुझे 4 नंबर मिलेगा। तो मेरा फ़ोकस रहना चाहिए कि पहले मैं उस पेपर में मैक्सिमम जो मार्क्स बटोर सकती हूँ, वो बटोर लूँ। और जहाँ तक अभी मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो बच्चे हैं, वो मैक्सिमम मार्क्स बायो से स्कोर करते हैं। तो यू शुड गो कि पहले मैं बायो कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखूँगा। ठीक है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पेपर में तुम्हारा फिजिक्स या केमिस्ट्री इजी आया है, तो तुम पहले वो अटेम्प्ट कर लो। ओवरऑल कि हमें मार्क्स को स्कोर करने का प्लान बनाना चाहिए कि मुझे मार्क्स स्कोर करने हैं। मुझे ये नहीं है कि मुझे फिजिक्स में ही मार्क्स स्कोर करना है। हो सकता है कि तुम्हारी बायो इजी आई हो, तो पहले बायो कर लो। हो सकता है केमिस्ट्री इजी आई हो, ज़्यादा इजी आई हो, तो केमिस्ट्री स्कोर कर लो। मतलब हमें ये है कि टोटल हमें एक साथ में मार्क्स को बटोरना है। जितने मार्क्स मैं बटोर सकती हूँ, एक मैक्सिमम पहले अटेम्प्ट में मुझे उस पेपर से मार्क्स को पूरा का पूरा इकट्ठे कर लेना है। उसके बाद हम अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये बात तो हो गई कि ठीक है मैम, ये तो आपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता दी। अब पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है? तो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना कि हम लोग टेस्ट की एनालिसिस करते हैं। तो जब हम टेस्ट की एनालिसिस करते हैं, तो कुछ टॉपिक से क्वेश्चन मेरा बार-बार गलत होता है, ठीक है? तो हम एक ऐसे टेबल बनाएँगे, और ये टेबल यूजुअली हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ अभी तक बनाया करते थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, ये हर एक चैप्टर के लिए टेबल बनाएँगे। इस टेबल में वीक वाला होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर जो मैंने बात की है, वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर की है। जो अपना ज़ूलॉजी का एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें हमने क्या किया, मान लो मुझे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कन्फ्यूजन हो रही है, और मैं टेस्ट में जब बैठ रही हूँ, तो मेरा क्वेश्चन बार-बार गलत हो रहा है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मेरा एक वीक टॉपिक है, और मैं इसको मेंशन कर लूँगी, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे फरवरी में रिवीजन के टाइम पे काम आएँगी, कि वीक टॉपिक देखा, उस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। मान लो सार्कोमियर से सवाल आया था कि ए बैंड बताओ, आई बैंड बताओ, एच ज़ोन बताओ। तो अभी ना मेरे को कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चन को सही कर लेती हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाता है। तो ये मेरा एक इंटरमीडिएट टॉपिक है, यानी कि मुझे इस पे ध्यान देना है, बट यूजुअली वीक टॉपिक से मेरा कभी क्वेश्चन सही नहीं होता, इससे मेरा कभी-कभी सही हो जाता है। और ये बोन्स वाला ऐसा पार्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, जो मुझे पूरा आता है। मतलब अगर मैं इसको एक बार बस ऐसे ऊपर से भी देख लूँ ना, तो भी मेरे को हो जाएगा। तो अगर मैं अपने पूरे चैप्टर को ऐसे 3 टॉपिक में डिवाइड कर लूँगी, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, तो मैं इस चैप्टर को 1 घंटे में जो रिवीजन होने वाला था, वो अभी मैं 45 मिनट्स में या 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से क्या कर सकती हूँ, मैं अपने बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं, सब में अपने-अपने टॉपिक्स को टेस्ट एनालिसिस करके बना सकती हूँ। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे हमारा एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बायो में ऐसा चैप्टर है जिससे तुम्हारे 25 से 30 नंबर बहुत आराम से बन जाते हैं। मतलब ये सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी बायोलॉजी का, और इनसे भर-भर के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर यूजुअली हम डीएनए का मॉडल कैसा है, डीएनए की पिच कितनी होती है, डीएनए का हेलिकल मॉडल में कितने नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, या नाइट्रोजनस बेसेस की डिस्टेंस कितनी होती है। क्या ये जितने क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछे, ये डायग्राम में नहीं मेंशन करे जा सकते थे? तो जब हम ऐसे चैप्टर पढ़ते हैं जिनका हाईली वेटेज टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पक्का-पक्का बनता है और हर साल बनता है, तो वहाँ पर हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बना के सारी चीज़ों को रिलेट कर लो। ग्रिफिथ आए, मैक्लियोड आए, मैककार्टी आए, है ना? तो ये सारी चीज़ें, हर्शे चेज़ आए, फिर उसके बाद में फ्रेंकलस्टीन, फिर उसके बाद में वाटसन क्रिक, है ना? तो इन सारे को हमने क्या किया, फ्लो चार्ट में बना लिया कि किस साइंटिस्ट के बाद किस साइंटिस्ट ने अपना काम दिया और क्या-क्या काम दिया उसके सामने लिख लिया। मान लो मैंने यहाँ पे ग्रिफिथ लिखा, ग्रिफिथ के बाद में आए मैक्लियोड, मैककार्टी, जो भी आए, ठीक? तो यहाँ पर इन्होंने जो किया, यहाँ पर इन्होंने जो किया, मैंने ऐसे करके मेंशन कर लिया। तो जब मैं इसका रिवीजन करूँगी, तो मुझे इंडिविजुअली हर साइंटिस्ट का ईयर और हर साइंटिस्ट का काम याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ्लो चार्ट में ईयर वाइज़ कर लिया कि पहले किसने क्या काम किया, दूसरे ने क्या काम किया, तीसरे ने क्या काम किया। मैं इस तरह से क्या कर सकती हूँ, फ्लो चार्ट बना सकती हूँ, ताकि मेरा ये जो ऐसे वाले चैप्टर हैं, टफ वाले चैप्टर हैं, वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। इसके अलावा अब यहीं पे वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल भी दिया था। अब डबल हेलिकल मॉडल से बहुत बहुत सारा सवाल बनता है, ठीक है? कई बार स्टेटमेंट वाला सवाल बन जाता है, कभी ट्रू एंड फॉल्स वाला सवाल बन जाता है, असर्शन रीजन बन जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं एक डीएनए का अच्छा सा डायग्राम बना लूँ, अब इसमें मैं पिच देख लूँ, अब मैं इसमें नाइट्रोजनस बेसिस देख लूँ, नाइट्रोजनस बेसिस की डिस्टेंस देख लूँ, या फिर एटीसीजी देख लूँ, है ना? तो इस तरह से क्या मैं एक डायग्राम से, इस डायग्राम को बना करके इसके सामने इससे रिलेटेड जितनी भी लेबलिंग है वो कर लूँ। अब
पूरा का पूरा ये मान के चलो, अगर मैंने सिर्फ डीएनए बना लिया और डीएनए के बारे में सारी चीजें इस डायग्राम में मेंशन कर ली, तो मेरे 2 से 3 सवाल यहाँ से इस डायग्राम से आ जाएंगे। ठीक है। अब उसके अलावा पीवाईक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे पता चलता है कि क्या पॉसिबिलिटी है इस साल सवाल बनने की। टेबल्स बना लिया, ठीक है, मतलब हमने चीजों को लिंक कर लिया। सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम लिंक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, और वो शॉर्ट नोट्स मेरे लिए फेब और मार्च में बिल्कुल बढ़िया से बन के तैयार हो जाएंगे और मेरे को काम आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके 1 महीना 1.5 महीना जो अपने पास बचा है उसमें हम अपने 360 में 360 स्कोर करने की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।